खालिद चिश्ती साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो एक अहम मुलाकात के मुतालिक बात कर लेते हैं। फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वज़ीर दिफा से अहम मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में सर ईरानी मिसाइल हमले रोकने के इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया है। अगर मौजूदा हालात को देखा जाए तो कितनी गैर मामूली ये मुलाकात है और इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आने वाले दिनों में आप? बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। देखिए, बुनियादी तौर तो हमारा जो डिफेंस एग्रीमेंट है सऊदी अरब के साथ, और ज़ाहिर है एक ट्रस्ट हमारा कंफर्ट लेवल और दोस्ती हमारी ईरान के साथ भी है, तो आई थिंक ये बहुत आइडियल एक अपॉर्चुनिटी थी दोनों मुल्कों की, सऊदी अरब और पाकिस्तान की सीनियर मिलिट्री लीडरशिप की आपस में राबता। और जाहिर है पाकिस्तान का बहुत इन्फ्लुएंस ईरान पर भी है, और मेरा ख्याल है कि हमें अपनी गुडविल और ट्रस्ट जो ईरान के साथ है हमारा, और जो हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ कंफर्ट लेवल की है इनके साथ, ईरान के साथ, वो हमें कन्वे करनी चाहिए ईरान को कि सऊदी अरब को इसमें इन्वॉल्व ना किया जाए। क्योंकि जितने मिलिट्री एक्टिव अड्डे बहरीन में, कतर में, कुवैत में और यूएई में हैं, सऊदी अरब की उस तरह कंट्रीब्यूशन नहीं है। और मैं सऊदी अरब को भी खास तौर पर अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि उन्होंने रिटेलिएशन अभी तक नहीं की है, क्योंकि रिटेलिएशन अगर ईरान के खिलाफ करते तो ज्यादा एस्केलेशन होती और ईरान के पास एक और जवाब हो जाता कि सऊदी अरब की तरफ से हमला किया गया तो हम इसको दायरे कार को या जंग के दायरे को वसी करेंगे। तो आई थिंक बहुत मेच्योर प्ले हुआ है अभी तक, टाइमिंग बहुत अच्छे हैं, इस मुलाकात के भी बहुत अच्छे हैं कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान अगर इन्फ्लुएंस कर सके तो हमारी ये वही कंट्रीब्यूशन होगी जो हम म्यूचुअल एक दूसरे की सिक्योरिटी और ऑब्वियसली सेफ्टी के लिए एक ब्रदरहुड में कायम है अमल। अच्छा खालिद साहब, जैसे कि कहा जा रहा था ईरान के जो मिसाइल हमलों के बाद जो मशरिक़ वस्ता में दीगर मुस्लिम कंट्रीज़ पर हुए, उसके बाद कहा जा रहा था कि मशरिक़ वस्ता में अब ईरान की हिमायत जो है वो किसी तौर पर ख़त्म हो गई है और ईरान जो है उसने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। अभी जो मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल की सऊदी वज़ीर दिफा के साथ, फिर ईरानी सदर का जो बयान सामने आया है कि जो हमने पड़ोसी ममालिक में जो हमले हुए हैं उस पर हम माज़रत ख़्वाह भी है। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इन ममालिक के ईरान के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो सकते हैं? देखिए, ईरान तो पहले से ही कह चुका था कि हम उन टारगेट्स को हिट करेंगे जो वॉर फाइटिंग एफर्ट जनरेट करेंगे, और ये बेसिस जो मिडल ईस्ट के अंदर हैं वो रिपोर्टेडली वॉर एफर्ट जनरेट कर रहे थे। और जाहिर है लेजिटिमेसी फिर एक एलिमेंट ईरान के पास आ जाता है अगर वहां से कोई जहाज या वेपन्स या ड्रोन्स या एयर डिफेंस वेपन्स या एमुनिशन वहां से लोडिंग या अनलोडिंग या लॉन्चिंग होती है, तो फिर एथिकली जाहिर है ईरान के पास तो बहुत लिमिटेड ऑप्शन है कि वो हिट बैक किसे करे। इजराइल को हिट बैक करना एक तो डिस्टेंस वाइज बहुत ज्यादा है, दूसरा इकोनॉमिकल नहीं है, तीसरा रास्ते में इंटरसेप्शन बहुत ज्यादा होती हैं, तो जाहिर है उसने फोकस उधर भी करना है। ये लो कॉस्ट यहाँ पे स्ट्राइक्स की हैं उसने। और उसके बाद एक अच्छी पॉजिटिव जो चीज मैं नोट कर रहा था कि उन्होंने शुरू की जो स्ट्राइक की हैं, जो सस्ते उन्होंने अपने ड्रोन हार्डली 10,000 से लेकर को $50,000 तक के ड्रोन्स की उन्होंने जो फायरिंग की है, उसके बाद तो उन्होंने कर्टेल करना शुरू कर दिया है। और आपने नोट किया होगा इसी को अमेरिकन कह रहे हैं कि उनको 85% ड्रोन के अटैक में कमी आई है और इतने परसेंट मिसाइल की आई है, क्योंकि उन्होंने अपना सिंबॉलिक मैसेज अभी तक ईरान ने दिया है। कोई डिस्ट्रक्शन कॉज करना नहीं था कि अगर किसी एयरपोर्ट पर मारा है या मिलिट्री बेसिस पर मारा है, उन्होंने अपनी रिजॉल्व दिखाया है, रीच दिखाई है, और बेसिकली अपना दिखाया टारगेटिंग स्ट्रेटजी कि हम शामिल कर सकते हैं आपको। और ईरान ने भी बहुत हौसले का किया कि उसके बाद उन्होंने स्ट्राइक्स नहीं की, जिसको अमेरिकी एक बहुत खुशाइंद समझ रहे हैं। लेकिन एक्चुअली मेरा ख्याल है ये ईरान को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने होल्ड बैक किया है ताकि मैसेजिंग चली जाए कि अगर आप हमारे खिलाफ वॉर फाइटिंग मशीनरी को सपोर्ट करेंगे तो आप हमारा पोटेंशियल टारगेट आने वाले वक्तों में भी हो सकते हैं। तो खालिद साहब ये बताइए, मशरिक़ वस्ता के जो वो ममालिक हैं जिन्होंने अमेरिका को दिए हुए अपनी जगह दी हुई हैं, अमेरिकी अड्डे वहाँ पर मौजूद हैं, कम से कम 50,000 अमेरिकी फ़ौजी जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या उनको इस तमाम कॉन्फ्लिक्ट के बाद कुछ होश आया कि उनके साथ ये हुआ क्या है? क्योंकि जैसे ही आबनाए होर्मुज़ बंद हुआ तो इन तमाम ममालिक के तेल सप्लाई करने के तमाम रास्ते जो है वो भी बंद हो गए, फिर अटैक भी उन पर हो रहे थे और उनके अटैक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या गारंटी है वो अमेरिका, सो कॉल्ड अमेरिका दिया करता था, तो वो तमाम ममालिक तो कॉर्नर हो गए थे। आपको लगता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद एक नया मशरिक़ वस्ता हमें देखने को मिलेगा? जी, पहले तो इमरान ये देखिए कि ये जो हमला हुआ है, मैं तो एक हफ्ते के बाद ही इस कहने की पोजीशन में हूं कि एक हफ्ते पहले वाला अमेरिका नहीं रहा और ना एक हफ्ते पहले वाला इजराइल रहा है। क्योंकि जितना उन्होंने जोम और मिथ अपने बारे में क्रिएट की हुई थी कि हमारी इतनी बड़ी इनविंसिबल और इनवर्नरेबल जो फोर्सेज हैं वो तो चंद घंटे में ये कर देंगे और वो कर देंगे, वो तो हुआ नहीं है, नंबर वन। जी। दूसरा, अगर उनका इन्फ्लुएंस अभी भी होता तो क्यों एनर्जी मिनिस्टर जो अमेरिका के हैं उन्होंने कहा है कि जो शिपिंग लाइंस हैं और शिपिंग कंपनीज हैं वो हमारी जो हायर प्राइस है, जो हम इंश्योरेंस की देना चाहते हैं या इवन एस्कॉर्ट करना चाहते हैं शिपिंग को थ्रू सुएज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज,
तो वो शिपिंग कंपनी मान नहीं रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सुपर पावर का भी ट्रस्ट नहीं कर रही वो कंपनियां। तो इसका मतलब ये है कि वो ट्रस्ट ईरान की तरफ शिफ्ट हो गया, कि वो ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं कि ईरान ज्यादा डैमेज कर सकता है, इसलिए ना उनकी प्राइस मांग रहे हैं, ना उनकी इंश्योरेंस मांग रहे हैं, ना उनका एस्कॉर्ट करना मांगते हैं। पहली बात। दूसरी बात जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे, मेरा ख्याल है इन तमाम मुल्कों को रियलाइज ये करना चाहिए। जितनी आप हिस्ट्री पढ़े 1981 ऑनवर्ड जीसीसी ने मुख्तलिफ नेगोशिएशन की हैं, जब से जीसीसी कायम हुआ है, अमेरिका के साथ बातचीत की है, किसी ने बेस दिया हुआ है, किसी ने बहरीन ने पर्शियन गल्फ के अंदर सबसे बड़ा एयर बेस है, फिर कुवैत के ऊपर सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है, फिर आप देखें कि यूएई में शायद स्टेल्थ फाइटर सबसे ज्यादा है। तो सब ने कुछ ना कुछ ऑफर किया और सब ने इंडिपेंडेंटली डील किया हुआ है। जीसीसी के रुकन होने के बावजूद अमेरिका एक दूसरे को नहीं बताता कि यूएई की कतर के साथ क्या डील है और आपस में अमेरिका के साथ क्या डील है। आई थिंक ये टाइम आ गया कि जीसीसी को कलेक्टिवली ये पहले तो ये अपने कंसर्न पहुंचाने चाहिए कि आप तो अपना दिफा नहीं कर सके, आप अपना इब्राहिम लिंकन जिसको 1.5 महीने से आपने समंदर में खड़ा किया हुआ था, जिसको आपने 8 दिनों के अंदर 8,500 किलोमीटर का स्प्रिंट कराई थी 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, साउथ ऑफ जापान ये खड़ा था, वहां से आपने रश किया जैसे आप अटैक करने वाले हैं, फिर महीना उसको समंदर में रखा और अब तकरीबन रिपोर्टेडली कोई 1,000 से 2,000 किलोमीटर पीछे ले गए कॉन्फ्लिक्ट से। तो ये तो इटसेल्फ अमेरिका का अपने ही वॉर फाइटिंग मशीनरी या प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कंफर्ट लेवल नहीं है या कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इसीलिए दुनिया ने अब एतबार करना छोड़ दिया। तो आई थिंक इन मुल्कों को चाहिए कि बेहतर बार्गेनिंग लें और इन मुल्क उनको कहें कि ये आपके बेसिस हमारे लिए एसेट की बजाय ये लायबिलिटी है यहाँ पर। तो खालिद साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि दुनिया ने अब अमेरिका पर एतबार करना छोड़ दिया है, मशरिक़ वुस्ता के हवाले से खबर है कि यहाँ के जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने $6 ट्रिलियन की जो है इन्वेस्टमेंट के वादे किए हुए थे और इस बात के इशारे भी मिल रहे हैं कि वो सरमायाकारी अब ख़त्म कर दी जाए। आपको लगता है कि अब ये वक्त आन पहुँचा है कि तमाम मशरिक़ वुस्ता के ममालिक होश के नाखुन लें और कम से कम ट्रंप से अपने आप को अलग करें, और ख़ास तौर पर जो सरमायाकारी की आपको पता है कि वो यूएई के, फिर कतर के, फिर सऊदी अरब के जब दौरे किए थे, बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट लेकर गए थे डोनाल्ड ट्रंप। क्या वो इन्वेस्टमेंट अब खत्म होने के करीब है आपके ख्याल में? देखिए वो तो आई थिंक कंट्रीज के लीडर्स ने और आपस में प्रेसिडेंट ट्रंप ने डिसाइड करना है कि वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने हैं या वो इतने $1 ट्रिलियन की जो इन्वेस्टमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप ने आते ही दौरे किए थे, सबसे पहले उन्होंने प्रायोरिटी मिडिल ईस्ट को रखा था। उनको पता था कि उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए, उन्होंने मुल्क की हालत ठीक करनी थी, तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट अनाउंस भी कराई और शायद एग्जीक्यूट अभी हुई है कि नहीं वो तो वो बेहतर समझते हैं। लेकिन बिल्कुल आपका मानना ठीक है कि ये जो जीसीसी कंट्रीज स्पेशली मैं जिनको कह रहा था मिडिल ईस्ट के मुल्कों के साथ मिलकर, आई थिंक इनको रीजनल एक कोलैबोरेशन करनी चाहिए। यही डेवलपमेंट अगर लोगों के भले के लिए इस्तेमाल हो, बजाय अमेरिका में जाकर इन्वेस्ट करें और वहां पे भला हो, और अमेरिका बुरा वक्त आने पर ना अपना स्टेट ऑफ हॉर्मुज बचा पा रहा है, ना शिपिंग लाइनों बचा पा रहा है, ना ईरान की रजीम बदल पा रहा है, उल्टा जो अटैक्स हो रहे हैं इन्हीं मिडिल ईस्ट फेस तो ऑलमोस्ट ये है ना, जो जिसको कहते हैं कि हिटिंग तो ये ले रहे हैं। तो आई थिंक इनको रियलाइज बिल्कुल होना चाहिए। आइडियल तो हम सब विश करेंगे कि इनको समझ आए कि हमें मकसद के लिए यूज किया गया है और जाहिर है हमें फेस की तौर पर आगे कर दिया गया है। अमेरिका तो 10,000 मील दूर बैठकर हिटिंग नहीं ले रहा, तो जो हिटिंग ले रहे हैं बुनियादी तौर पर यही ले रहे हैं। तो आई थिंक ये हाई टाइम है कि एक बेहतर नेगोशिएशन करें और उनको कन्विंस करें, इसी को रीजन बनाकर कि हम आपको शायद आपका यहाँ बेस रखना अफोर्ड नहीं कर सकते, और अगर इतने सालों से जो हमने ऑलमोस्ट सऊदी अरब ने भी 30 सालों से बेसिस दिए हुए थे, तो उसका फायदा तो कुछ भी नहीं होता जब वक्त आता है। ठीक है।